बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन कराम, शहर की गलियों में महंगाई की हवा इस तरह चल रही है जैसे खजां का कोई बेरहम झोंका सब्ज दरख्तों को भी जर्द करने पर तुल जाए। बाजारों की रोशनियां तो अब भी जलती हैं, मगर खरीदारी के थैले हल्के और जेबों की वुसअत रोज बरोज सिमटती चली जा रही है। हुकूमत के ऐवानों में इस्तेहकाम के दावे चिरागों की तरह जलते हैं, मगर अवाम के चेहरों पर फिक्र की धुंध किसी सर्द सुबह की कोहर की मानद फैली चली जाती है। यूं लगता है जैसे मईशत एक थका हुआ मुसाफिर हो जो मंजिल की उम्मीद में कदम तो बढ़ा रहा है, मगर रास्ते की गर्द उसे हर मोड़ पर रोक लेती है। पेट्रोल की कीमतों में अचानक इजाफा ऐसे टपका है जैसे किसी खामोश झील में भारी पत्थर फेंक दिया जाए और लहरें दूर तक फैल जाएं। 1 लीटर ईंधन की कीमत में 55 रुपए के इजाफे ने जिंदगी के पहिए को और भारी कर दिया है और यूं लगता है जैसे सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां नहीं बल्कि महंगाई के बोझ तले दबे ख्वाब सफर कर रहे हो। ईंधन महंगा होता है तो सिर्फ गाड़ियों के टैंक नहीं भरते, बल्कि बाजारों के दाम भी सांस फुलाकर ऊपर चढ़ने लगते हैं। उधर बिजली के बिल और रोजमर्रा अशिया की कीमतें भी किसी बेकाबू बैल की तरह दौड़ रही हैं। फरवरी में महंगाई की शरह तकरीबन 7% तक पहुंच गई है और यूं महसूस होता है जैसे जिंदगी के तराजू में हर दिन एक नया वजन डाल दिया जाता हो। दाल, सब्जी, मुर्गी और ईंधन सबके सब ऐसे किरदार बन गए हैं जो हर सुबह नई कीमत का लिबास पहनकर बाजार में आ खड़े होते हैं। हुकूमती हलकों से मगर उम्मीद के चिराग भी जलाने की कोशिशें जारी हैं। वुज़रा का कहना है कि मईशत आहिस्ता आहिस्ता संभल रही है और तरक्की का काफिला दोबारा रास्ता पा रहा है, मगर ये दावे किसी दूर के मीनार की रोशनी जैसे हैं जो नजर तो आती है मगर उस तक पहुंचने का रास्ता अभी धुंध में छुपा हुआ महसूस होता है। अवाम के लिए सवाल यही है कि ये रोशनी कब उनके घरों तक पहुंचेगी। आलमी हालात भी इस कहानी में अपनी स्याही घोल रहे हैं। मशरिक़ी वुस्ता में कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल महंगा हो रहा है और इसका बोझ पाकिस्तान जैसे दरामदी मईशत वाले मुल्क के कंधों पर और बढ़ता जा रहा है। यूं लगता है जैसे आलमी सियासत के समुंदर में उठने वाली हर लहर यहाँ के साहिलों से आ टकराती है और रेत के महलों को फिर से बिखेर देती है। दूसरी तरफ सरहदों के पार की गूंज भी फजा में सुनाई दे रही है। अफगानिस्तान के साथ कशीदगी और दहशतगर्दी के खतरात ने माहौल को मजीद संजीदा बना दिया है। अमन की ख्वाहिश किसी सफ़ेद कबूतर की तरह आसमान में उड़ती ज़रूर है, मगर उसके पर अक्सर बारूद की बू से बोझल हो जाते हैं। यूँ पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे मौसम में खड़ा दिखाई देता है जहां बहार और खजां एक ही दरख्त की शाखों पर बैठे हैं। उम्मीद की कोंपलें भी फूट रही हैं और मुश्किलात के कांटे भी साथ साथ उग रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि आने वाले दिनों की धूप इन कोंपलों को सब्ज करेगी या महंगाई की तेज हवा इन्हें झड़ने पर मजबूर कर देगी। इसी सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब ने, और हमारे साथ मौजूद होंगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा फराह खान साहिबा। सबसे पहले बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त जो सिचुएशन है, जारी बात है कि जियो पॉलिटिकल सूरत हाल बहुत तेज़ी से बदल रही है, लेकिन तेल की कीमतों को अगर हम देखें तो रीजन के बाकी ममालिक के निस्बत साउथ एशिया में भी अगर हम मिसाल देख लें तो पाकिस्तान ने तेल की जो कीमतें बढ़ाई हैं उस पर इस वक्त बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। अलबत्ता हुकूमत इसे एक टाइमली मूव करार दे रही है कि ये बहुत ज़रूरी इक़दाम था, लेकिन दूसरी जानिब से तनकीद यही है आपकी जमात की भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन की भी कि ये मूव जो है ये अननेसेसरी था। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा फ्यूल डिपेंडेंट है। पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो चाहे ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कुछ भी मामलात हों, वो आपका इवन एग्रीकल्चर इस वक्त हो, हर जगह जब आप ऑयल की प्राइसेस इस तरह बढ़ाते हैं, पेट्रोल और डीजल की, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो एक आम रेडी पे फ्रूट फ्रोश तक पहुंचता है और आम आदमी की ज़्यादा कमर टूटती है उससे। सो देखें, जो ये नहीं है कि पाकिस्तान अगर इंटरनेशनल मंडी के अंदर कीमतें बढ़ाई जाएं तो पाकिस्तान में उसी तरह इंक्रीज कुछ कुछ हद तक नहीं होना चाहिए। इस बात से इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ इस बात से है कि जिस तरह हुकूमत ने चंद दिन पहले फ्यूल प्राइस इवेल्यूएट की थी और नॉर्मली फोर्टनाइटली किया जाता है, अब ये कह रहे थे कि वीकली कर देंगे, उसके बावजूद दरमियान में बगैर किसी चीज़ का इंतज़ार किए इतना सिग्निफिकेंट 55 रुपए की जो इंक्रीज़ की,
आई थिंक ये थोड़ा सा इल प्लान्ड, इल कंसीव्ड एक मूव थी। और एक तो इतनी करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अभी आलमी मंडी के अंदर जो कीमतें बढ़ी हैं उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि मैक्सिमम 25-30 रुपए तक शायद बढ़ाने की ज़रूरत थी। इतनी बढ़ानी नहीं चाहिए थी, इतनी अचानक बढ़ानी नहीं चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे अभी स्टॉक्स ऑलरेडी मुल्क में पुराने मौजूद हैं। ये भी बात हो रही है कि ये तो एक विंडफॉल प्रॉफिट दिया गया है, चाहे वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हों, वो पेट्रोल पंप ओनर्स हों, जिनके पास कई हफ्तों के ज़खीरे या एक महीने का कम से कम होना चाहिए। तो उसका हमने इंतज़ार नहीं किया कि आलमी मंडी में इसका ओवरऑल अगले चंद दिनों में सिचुएशन बनती क्या है। आज भी देखें, एक एक $117 तक बैरल गया है, लेकिन फिर गिर भी गया। जैसे ही G7 के ममालिक की बात आई कि वो शायद अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे। सो ये आई थिंक देख के प्लानिंग करनी चाहिए। फिर हुकूमत ने इतने दिन हो गए, आज शायद ये कुछ अपने इकदामात अनाउंस करेंगे। कोई फ्यूल कंजर्वेशन की जो पॉलिसी है गवर्नमेंट के अपने पास, दसों हज़ारों गाड़ियां हैं, 30-40 हज़ार गाड़ी शायद पंजाब जैसे एक सूबे के अंदर, उससे भी शायद ज़्यादा सिंध में, बाकी सूबों के अंदर सरकार के इस्तेमाल में है। सरकार के कंट्रोल में है, वफाकी यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारे इदारे। सो कहीं भी कोई फ्यूल रिलेटेड मेजर्स अनाउंस नहीं किए गए, कुछ नहीं किया गया। फौरन सिर्फ जो चीज़ की गई वो 55 रुपए कीमत बढ़ा दी गई। अब देखें, इशू ये है कि अगर 55 रुपए, ये आज से 3 हफ्ते बाद कीमत 55 रुपए ही कम कर देते हैं, लेकिन जब एक चीज़ जो फंडामेंटल प्राइसिंग कमोडिटीज़ की हो, ट्रांसपोर्ट की हो, अगर वो किसी ने एज ए रिजल्ट ऑफ दिस 20 रुपए कोई कीमत इंक्रीज की है, तो वो डिक्रीज होने के बाद शायद 20 में से 15 रुपए फिर वापस रीएडजस्ट कर दे, लेकिन 5 रुपए का मार्जिन फिर भी रह जाएगा। एंड दिस इज व्हाट लीड्स टू इन्फ्लेशन, दिस इज व्हाट लीड्स टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग। आम आदमी का पहले ही अपनी तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा। जो आप तनख्वाह मिनिमम अनाउंस करते जा रहे हैं, वो ज़्यादातर लोग आउटसाइड ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर वो जी देते नहीं हैं। आवाम को रिलीफ मिल नहीं रहा। तो इसलिए ये मजाक नहीं है कि आप बस आके आपने डिसाइड किया कि हमने इंतज़ार नहीं करना आलमी मंडी का या अगली अपनी पीरियोडिक फ्यूल रिव्यू का, और सीधा 55 रुपए बढ़ा दें। तो इसके ऊपर देखते हैं अब हुकूमत मजीद क्या करती है। बिल्कुल, पॉइंट आपका आ गया। फराह खान साहिबा, आप इस पर क्या कहेंगी हुकूमत के इस इकदाम के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो वेरी मच। मखदूम साहब, बात इतनी सीधी नहीं है, ना इतनी सादी है जिस तरह बयान की गई है। इस वक्त पाकिस्तान नहीं बल्कि सारी दुनिया को आप देखें, जो ये रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल इशू हो गया है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, जो ये मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट है, इससे जो ये ऑयल प्राइसेस में स्पाइक आया है, इससे बेहद दर्जे परेशान है। ये मत भूलिए कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है और इसकी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रगलिंग इकोनॉमी है। हम पाकिस्तान को खित्ते में या ग्लोबली बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि जी साथ वाले मुल्क ने इतना राइस दिया, इतना राइस नहीं दिया और पाकिस्तान ने क्यों दे दिया। पाकिस्तान को नहीं देना चाहिए था, इससे महंगाई की लहर आ जाएगी, या शायद पाकिस्तान ने बहुत ही कुछ ऐसे स्टेप्स ले लिए हैं जिसकी फिल वक्त जरूरत नहीं थी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि जब हमने लास्ट फ्राइडे, ये 2-4 दिन पहले जब हमने देखा कि, और बल्कि स्टार्ट में 2026 के स्टार्ट में जो आपका क्रूड ऑयल है वो 78 तक आता है, और इन 2-3 दिनों में हमने देखा कि $92 पर बैरल से वो होता हुआ 108 को टच करता हुआ अभी 119 पे है वो। अगर वो आपका क्रूड ऑयल है पर बैरल या आपकी WTI है, तो अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका अगर आप देखें, और आप अगर इस खित्ते को देखें, तो पूरा खित्ता ही इससे मुतासिर है। हाँ, अब हमारे पास चूंकि इंडिया की तरह वो सहूलत नहीं है कि हम क्रूड ऑयल लें और उससे डीजल, पेट्रोल और बाकी चीजें रिफाइंड शेप में आगे आलमी मंडियों में जो है उसको फॉरवर्ड करके उससे रेवेन्यू जनरेट करें। अनफॉर्चुनेटली हमारी वो सूरत हाल नहीं है। उनका जो इकोनॉमी है, उसका हुजम है, उसकी ग्रोथ है, उनकी जीडीपी है वो ट्रिलियंस में है, और पाकिस्तान चूंकि अभी स्ट्रगलिंग स्टेज में है, वो बिलियंस में सर्वाइव कर रहा है, 400 बिलियंस में। तो ये कंपैरिजन करना तो बिल्कुल नामुनासिब होगा। पेट्रोलियम लेवी की मद में अगर हम आए तो ये जी कम किया गया, लेकिन इसको क्रॉस सब्सिडाइज कर लिया गया, पेट्रोल एंड जो है वो डीजल।
तो अगर हम 21 रुपए देखते हैं, वो इसमें कमी भी आई है, जबकि ऑगरा की तरफ से इसकी जो सजेशन थी वो 100 प्लस थी। लेकिन चूंकि पेट्रोलियम लेवी को एडजस्ट किया गया और ये एक ऐसी नीड थी कि जिसको ना चाहते हुए भी, अवाम का एहसास करते हुए भी, इसको फिल वक्त इसलिए बढ़ाना पड़ा मखदूम साहब, क्योंकि अगर हम इसे, जो कि एक रिपोर्ट है वो कहती है कि अगर ये $80 बैरल पे नहीं होती, जो पाकिस्तान खरीदो फरोख्त कर रहा है, तो फिर जो आपके रिजर्व्स हैं, फॉरेन रिजर्व्स, उस पे प्रेशर आता है सही। और फिर आपका इंपोर्ट बिल जो है वो बढ़ता है $600 मिलियन पे। तो इन चीजों को देखते हुए ऑप्टिक्स के लिए ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, ऑपोजिशन के लिए पॉइंट स्कोरिंग में भी ये चीज जो है इनको मदद कर रही है, लेकिन इस वक्त पॉइंट स्कोरिंग का टाइम नहीं है। ऑपोजिशन को चाहिए है कि वो गवर्नमेंट के साथ मिलके, चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने चारों सूबों के जो वज़राए आला है उनके साथ ज्वाइंटली एक डैशबोर्ड भी जो है वो तरतीब दिया है, और आप देखें कि जो वजीर खजाना साहब हैं और मिनिस्टर पेट्रोलियम है, वो चारों सूबों का दौरा भी कर रहे हैं, उनके वज़राए आला से भी मिल रहे हैं, और ऑस्टेरिटी प्लान और ऐसे मेजर्स, कोऑर्डिनेटेड एक्शन प्लान्स जिससे अवाम को रिलीफ मिले। तो वफाकी हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का जो एजेंडा नंबर 1 है वो ये है कि ये जो सूरत हाल क्रिएट हुई है और एकदम इसमें 55 रुपए का जो राइज आया है, इसको जो है, अब देखें आज इंशाल्लाह इस प्रोग्राम तक या इस प्रोग्राम के होने तक हमें तमाम फाइंडिंग्स आ जाएंगी कि वो क्या स्टेप्स लिए गए हैं, और उसी को खैबर पख्तूनख्वा भी राइट। फॉलो कर रही है, सिंध भी फॉलो कर रही है, पंजाब भी फॉलो कर रही है, और बलूचिस्तान भी फॉलो कर रहा है कि किस तरह हम अपने जो एक्सपेंसेस हैं उसको कट कर सकें, ताकि इसका जो बेनिफिट है वो अवाम की तरफ शिफ्ट किया जी, जा सके। आपका पॉइंट आ तो गया। जिसमें आपका पॉइंट आ गया। मैं बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब आपकी जानिब आऊँगा। जिस तरह से भी फराह खान साहिबा कह रही थी कि सबको एक पेज पे होना चाहिए, ऑपोजिशन को भी इस टफ टाइम में गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। सूबे एक अलग चीज़ है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर हम बात करें तो एक इजलास भी बुलाया गया जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत नहीं की। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिर क्या समझती है कि अगर एक कंसेंसस बिल्ड करना है तो गवर्नमेंट को आखिर CBMs के तनाजुर में, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स के तनाजुर में क्या करना होगा? क्योंकि देखिए इस वक्त जो रीजनल सूरत हाल है वो तो ये तकाजा करती है कि एक कंसेंसस हो। जी देखें, मैं इस पे एक क्लैरिफिकेशन दूंगा कि बिल्कुल ऑपोजिशन का ना सिर्फ PTI का बल्कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत जो दोनों ऑपोजिशन लीडर हैं, आपको पता है दूसरी जमातों से जी। हैं, सबका एक ये कंसेंसस था कि बिल्कुल जहाँ पे पाकिस्तान के कोई बैरूनी मामलात आ जाते हैं, पाकिस्तान की कोई चाहे वॉर टाइम सिचुएशन है, अफ़गानिस्तान के साथ इस वक्त मामलात हैं, बाकी जो खित्ते में मामलात हैं, तो हम उस पर बिल्कुल पूरी कौम एक है, उसमें कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। जहाँ तक मीटिंग और ब्रीफिंग्स की बात है तो उस पर एक असूली मौक़िफ़ लिया गया और बहुत सारे ज़ाहिर लोग चाहते थे कि अपोजिशन जमातें जो हैं वो शामिल हों उस मीटिंग के अंदर। बट एक फिर इशू ये आया कि जब हुकूमत के पास ताकत है, हुकूमत बहुत कुछ कर सकती है, हुकूमत क्यों इमरान खान साहब तक रसाई नहीं दे रही, उनके डॉक्टर्स को, उनकी फैमिली को, उनके वकला को क्यों एक बेसिक मुलाकात नहीं करा रही? अगर हुकूमत को भी वाकई, देखें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हुकूमत की है इस वक्त, अगर वाकई मुल्क के अंदर एक कंसेंसस बिल्डिंग की इन्वायरमेंट बन रही है, उसको अगर आपने आगे लेके चलना है तो आप एक मीटिंग अलाउ कर दें, आप डॉक्टर्स को मिला दें, आप किस वकील को मिला दें, आप किसी को तो मिला दें, तो उसी से जो एनवायरनमेंट है वो मज़ीद बेहतर हो सकती है और मेरे ख्याल में मुलाकातों का सिलसिला आगे चल सकता है, क्योंकि इसमें इख्तलाफ कोई नहीं है। देखें, जहाँ तक जो पेट्रोल की बात हम कर रहे थे पहले, वो एक अलग इशू है। वी हैव कंसर्न्स, और हमारे खाली नहीं है, आप जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट देख लें, इस वक्त आप सोशल मीडिया पे देख लें, टीवी चैनल्स पे आप शोज़ में देख लें, जो लोग बात करें वो तरीक़ेकार से जिस तरह अनाउंस किया गया, जिस क्वांटम में इंक्रीज अनाउंस की गई, उसके खिलाफ हैं कि ये तरीका ठीक नहीं था और ठीक नहीं है और इतनी इंक्रीज की ज़रूरत नहीं थी इस वक्त। जहाँ तक बाकी मामलात हैं, हमारी अफवाज क्या कर रही हैं, हमारे इदारे इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, वो जहाँ PTI की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पे भी आप देख रहे हैं बिल्कुल एपिक्स कमेटी वहाँ पे सारे इदारों के साथ वज़ीर आला बैठ रहे हैं, तो इस तरह की तो नज़ीरें मौजूद हैं। अब हुकूमत थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करे, और उसमें पंजाब हुकूमत भी है बिकॉज उनकी जुरिस्डिक्शन में अडियाला जेल आती है पिंडी के अंदर,
तो अगर ये इजाज़त दें और मुलाकातों का सिलसिला जो कि कोर्ट मैंडेटेड लीगली अलाउड मुलाकातों का सिलसिला है, वो अगर अलाउ करेंगे तो नेचुरली फिर अपोजिशन जमातें एक के बजाय दो कदम बढ़ाएंगी और होपफुली पाकिस्तान के लिए उसमें बेहतरी होगी। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। फराह खान साहिबा, गवर्नमेंट आखिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की तरफ बढ़ती क्यों नहीं है? ठीक है, हुकूमत ये कहती है कि नैरेटिव पीटीआई का बड़ा सख्त है, बड़ा बयानिया सख्त है, लेकिन यूजुअली यही होता है कि जो सीबीएम्स हैं उनका वज़न हुकूमत पर होता है। हुकूमत बड़ेपन का मुजाहरा करती है, हुकूमत आगाज़ करती है। तो अगर मुलाकातें हो जाएं या कुछ बुज़ुर्ग असीरान हैं उनकी रिहाई हो जाए और उससे एक नेशनल कंसेंसस की राह खुल जाए, तो हुकूमत अपना दिल बड़ा क्यों नहीं कर रही आखिर? जी मखदूम साहब, हुकूमत पीटीआई को 2024 दिसंबर से जो है वो ऑफर कर रही है कि आप हमारे साथ आएं और टेबल पे बैठें। एक मीटिंग दिसंबर 2024 में होती है और फिर जनवरी में 2 होती है 2025। और जब जनवरी 2025 में चौथी मीटिंग होती है तो इनकी तरफ से यू टर्न ले लिया जाता है, जबकि हुकूमत इनके लिए व्हाइट पेपर बनाती है, अपना आप थकाती है कि टेबल पे आइए और एजेंडा डिजाइन कीजिए। उसके बाद जी पार्लिमानी कमेटीज बनती हैं और उससे भी ये जो है मुकर जाते हैं, उठ जाते हैं, चले जाते हैं। और फिर नेशनल असेंबली में जितनी कमेटीज हैं, स्टैंडिंग कमेटीज, उससे भी ये इस्तीफा दे देते हैं। और फिर जब इमरान खान साहब के इलाज का वक्त आया तो हुकूमत ने अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश की कि जैसे ये कह रहे हैं, जिन डॉक्टर साहिबान का ये कह रहे हैं, बिल्कुल वैसे वैसे ही हुकूमत इनके साथ चले। फिर एक वक्त आता है कि मोहसिन नकवी साहब जो है थ्रू बैरिस्टर साहब, फिर वो अलीमा बाजी से जब पूछते हैं कि ओके अब बात यहाँ पे ठहर गई है कि आपने अपने दो वो वाले डॉक्टर साहिबान देने हैं जिस पे आप मुतमईन है, दो के जो नदीम कुरैशी साहब हैं या आसिम यूसुफ साहब हैं, वो भी बिल्कुल इनके रिकमेंडेड थे, उन पे इनको तसल्ली नहीं हुई। यहाँ फिर अलीमा बाजी जो है वो यू टर्न ले लेती हैं कि नहीं, अब मैंने उनको हॉस्पिटलाइज कराना है। अब जो उनकी आंख का मामला है, अल्लाह उनको शिफा दे, उनको जिंदगी दे। हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं। पाकिस्तानी सियासत में डेफिनेटली इनका बड़ा किरदार है और होना भी चाहिए आगे। हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये जो है लीगली अपने तमाम केसेस को फेस करके बरी होते हैं तो ये फिर जो एक इलेक्शन कंपटीशन है उसके लिए या पाकिस्तान के लिए एक दूसरे के साथ मुकाबला करना ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े, हम इस तनाजुर में चीजों को देखते हैं। तो बिल्कुल जी, हमने पूरी कोशिश की कि हम इनके साथ बैठे। बात जहां तक रह गई है कि आप अगर इमरान खान बाहर होते तो हालात ऐसे नहीं होते। इमरान खान जब वजीर आजम थे तब कश्मीर पे, फलस्तीन पे बहुत सारी मीटिंग्स होती थी। बतौर वजीर आजम वो उन मीटिंग्स में तशरीफ फरमा नहीं होते थे, जबकि जो अपोजिशन थी उस वक्त के अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब जो कि अब वजीर आजम हैं, तो वो उन मीटिंग्स में शरीक होते थे। यानी गोया उस वक्त की अपोजिशन भी जो है वो हुकूमत का किरदार अदा कर रही होती थी और इस वक्त की जो हुकूमत है वो पूरे मामलात को बड़ी संजीदगी के साथ देख रही है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा साहब ने कुछ ऐलानात किए हैं जो कि डेफिनेटली फेडरल हुकूमत ने जो डायरेक्टिव्स इशू किए हैं चारों सूबों के लिए वो उसकी मद में है। मैं ये अर्ज करना चाहूंगी कि जब तीरा का मामला था तो आपने 4 अरब जो है वो मुख्तस किए, उनका कुछ पता नहीं है कि 50-50 हजार रुपए उनको अप्रैल 3 महीनों के लिए दिया जाएगा, लमसम 250 लाख उनको दिया जाएगा, और जबकि ट्रांसपोर्टेशन की मद में उनको 22 से 25 हजार रुपया दिया जाएगा। आज तक हमें न वो पैसे दिखे कि उनको मिला या ना मिला। फिर इन्होंने यहाँ रोड ब्लॉक्स किए कि जी खान साहब को आप बाहर निकालें। यानी पाकिस्तान की तरक्की से या पाकिस्तान को चलने में जब भी इनकी जरूरत होती है तो ये एक ऐसा इशू बना लेते हैं कि अगर खान साहब बाहर नहीं आएंगे तो हम आपके साथ एक पेज पे नहीं है, हम पाकिस्तान के वास्ते आपके साथ एक रास्ते पे चलने को तैयार नहीं है। फिर हमने देखा कि जब इन्होंने यहाँ धरने दिए, रास्ते बंद किए, ये वही मोटरवे है जब बंद हुई
तो फिर पता चला कि इसकी क्या वैल्यू है, कि यहाँ अमवात भी हुई और बिजनेस कितना मुतासिर हुआ, लोगों को जहनी कोफ्त कितनी हुई, पूरा निजाम दरहम बरहम हो गया। उसके बाद जब आपको कहा जाता है कि आपने कानून फॉलो करना है, अगर आपको कोर्ट ने इजाजत दी है, वो उन केसेस में दी है जिनमें आप जो है वो बरी हो चुके हैं, और जो कन्विक्ट बरी हो जाता है, जो आजाद हो जाता है, फिर उस पे वो जो कानून है वो लागू नहीं होता। तो अब आप दोबारा कोर्ट की तरफ गए हैं, और कोर्ट ही की जो है वो मदद से आपका फ्रेंड ऑफ कोर्ट आया, वो रिपोर्ट्स और आपके डॉक्टर आसिम, डॉक्टर नदीम कुरैशी, पूरी जो रिपोर्ट्स है उसकी तसल्ली के बाद ये तय पाया गया कि फिलहाल इनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। मखदूम साहब, इमरान खान साहब इस वक्त हुकूमत की और रियासत की जिम्मेदारी है, तो राइट। इनको जितने कंसर्न्स होंगे या नहीं होंगे, हुकूमत को बहुत ज्यादा कंसर्न्स हैं, क्योंकि हुकूमत उन्हें ओन करती है, और वो इस वक्त स्टेट उन्हें ओन करती है, और वो इस वक्त स्टेट के मेहमान हैं, आप यूं कह लीजिए। मैं तो बड़ा सॉफ्ट चलूंगी इनके साथ, ये भी मेरे भाई हैं। तो अगर आप बैठते हैं, हुकूमत बार बार आपकी तरफ देख रही है, और इस वक्त जो ये मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट या क्राइसिस सही। आया है, इस वक्त तो बहुत ज्यादा जरूरत है आपकी। तो मैं अपने भाई से, इनकी पार्टी से दरख्वास्त करूंगी कि ये वक्त है कि हम हुकूमत का साथ दें, आप हमारा साथ दें। जी, बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। मैं पहले तो कहूँगा कि जी फ़राह खान साहिबा ने बड़े अच्छे तरीके से बात की है, और मुझे खुशी है कि इन्होंने इमरान खान साहब की सेहत के लिए भी बात की है और पॉजिटिव तरीके से बात की है। सियासत में ऐसे ही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली। डिफरेंस हैं, वो किसी को भी फ़ायदा नहीं देते। लेकिन मैं इनकी बात से कुछ इख्तलाफ करूँगा कि देखें, अगर तो वाकई अल्लाह करे, हम सब चाहते हैं कि खान साहब की आंख में बेहतरी आ रही हो, उसके कोई अंडरलाइंग सिम्टम्स जो हैं या कोई और रीजंस ना हो, कोई और मेडिकल कंडीशन ना हो। यहाँ बात सिर्फ इतनी है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो एक्सेस दे दे कि इनके पर्सनल डॉक्टर्स उनको फिजिकली जाके देख सकें, उनकी फैमिली में से कोई मिल सके, वकला जा सकें, तो इससे तो गवर्नमेंट को ही फायदा होगा। अगर वो आके बता दें और ये कंफर्म कर दें कि जी ये खान साहब की आंख भी बेहतर है, उनकी सेहत ओवरऑल ठीक है, तो इससे तो आवाम में जो खान साहब के इतने चाहने वाले हैं, सियासत से हट के भी उनकी एक शख्सियत है, उनकी एक स्टैंडिंग है पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर, वो शख्स जिसने मुतअद्दिद कैंसर अस्पताल बनाए, नमल यूनिवर्सिटी बनाई और चीज़ें की, पाकिस्तान का नाम स्पोर्ट्स की दुनिया में बहुत रोशन किया। तो देखें, एक तो सियासत से हट कर भी उनकी एक स्टैंडिंग है, तो उससे तो आवाम को ही जो है क्लैरिटी मिलेगी, हुकूमत के ऊपर कुछ गुस्सा कम होगा। हुकूमत के वैसे भी इस वक्त मसाइल और बहुत सारे हैं, ख़ास तौर पे ये माशी मसाइल का जो अब आगे नज़र आ रहा है मामला, वो तो किसी भी हुकूमत के लिए हैंडल करना मुश्किल है। तो हुकूमत अपने लिए आसानियाँ पैदा करे, इस फ्रंट को कम से कम रिलैक्स करे, ठंडा करे, पॉलिटिकल मामलात को बेहतरी तरीके से चलाए, खान साहब तक रसाई दें, और बाकी चीज़ों में आप देखेंगे कि अपोजिशन आपके साथ चलेगी। अगर खैबर पख्तूनख्वा में एपेक्स कमेटी की मीटिंग में सुहेल आफरीदी साहब सीएम बैठ सकते हैं और मामलात को आगे लेके चल सकते हैं, तो ज़ाहिर है अवाम के लिए, पाकिस्तान की लीड कर रहे हैं ना। हम में से जो भी सियासत में आया है वो पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करने की नीयत से आया है, और अगर ये बात ठीक है तो फिर बिल्कुल बैठ के हम मामलात को आगे लेके जा सकेंगे। बट अभी तो अवाम में निकलते हैं तो अवाम पहले ये बात पूछते हैं पीटीआई के या अपोजिशन के मेंबरान पार्लियामेंट से या मेरे जैसे टिकट होल्डर से भी, कि बताएं कि जी आप इमरान खान साहब की सेहत के बारे में इस वक्त क्या कर रहे हैं। तो आपने, हुकूमत का फ़र्ज़ है, हुकूमत जिसके पास ताकत है, जिसने जो ये कर सकती है, कि वो अगर कुछ स्पेस देंगे तो आगे से स्पेस फिर ज़ाहिर है मज़ीद मिल सकती है। तो इस पर मैं सिर्फ ये बात करूंगा। बाकी हुकूमत को देखें, सारी चीज़ें बात की हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम इस वक्त गुर्बत की दलदल में धंसती जा रही है। जो आपने टैक्स इंट्रोड्यूस किए, जो टैक्स स्लैब लेके आए, पाकिस्तान की सैलरीड क्लास पे जो इंक्रीज बर्डन पिछले चंद सालों में डाला गया है, वो तो उनकी कई चीज़ें उनकी अफोर्डेबिलिटी से बाहर निकलती जा रही हैं। सो अब ये जो पेट्रोल बम आया है और बाकी जो सारे इश्यूज हैं, और अगर खुदा ना खास्ता ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अगले चंद हफ्ते या चंद महीने चलती रहती है, तो हमें बहुत ज़्यादा इस तरफ देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के गरीब आवाम जो हैं या इवन मिडिल क्लास जो है, वो अपने आप को कैसे सस्टेन कर पाएंगे। पाकिस्तान में आप स्टेबिलिटी कैसे इंश्योर करेंगे। आप ये चोरी चकारी के वारदातें जो हैं वो पहले
भी बढ़ती जा रही हैं, तो उनको कैसे कंट्रोल करेंगे? सीसीडी हर चीज़ का हल नहीं है। सो आपको बहुत सारे मामलात पे देखना पड़ेगा, और हुकूमत ये अकेले नहीं कर सकती। आप पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जमात को, जिसको इलेक्शन कमीशन के मुताबिक भी सबसे ज़्यादा वोट पड़े 2024 के इलेक्शन में, आप उसको साइडलाइन करके, एक्सक्लूड करके डिसीजन मेकिंग से, अपने ओन पे आप अकले कुल नहीं है और आप फैसले नहीं कर सकते। तो एक कंसेंसस की पोजीशन को लेके आगे जाना होगा। पाकिस्तान को पॉलिटिकल रीसेट की ज़रूरत है। पाकिस्तान को इन सब मामलात को आगे लेके जाने की ज़रूरत है। मैं इनसे भी दरख्वास्त करूंगा, और कि अगर इनकी पार्टी के दूसरे लोग और दीगर जो जमातें शामिल हैं हुकूमत के अंदर, वो इसी तरह मुनासिब बात करें, डायलॉग की बात जी करें, वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के चैप्टर को बंद करें, तो फिर मामलात आगे चल सकते हैं। बिल्कुल, और मामलात आगे बढ़ने भी चाहिए और इस चीज़ के ऊपर एक इत्तफ़ाक़ राय पैदा होना चाहिए, और इख्तलाफात जो हैं वो सियासी इख्तलाफात ही होने चाहिए, वो सीरियस मामला इतना नहीं है। फ़राह खान साहिबा, आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त चूँकि एक इकनॉमिक प्रेशर आवाम को फ़ेस करना पड़ेगा और इसमें हुकूमत अब कुछ इक़दामात भी अनाउंस करेगी, लेकिन आवाम का सवाल इसमें यही है कि क्या सिर्फ जो कुर्बानी है वो आवाम ने देनी है, या हुकूमत अपनी कॉस्ट जो है उसे भी कट करेगी, या फिर जो लग्जरीज़ हैं या फिर जो अलाउंसेस हैं उनमें भी कोई कमी आने का इम्कान है? डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की टॉप प्रायोरिटी और टॉप एजेंडा यही है इस वक्त के जो भी हो, इवन इसका जो समर है, इसके जो बेनिफिट्स हैं, वो आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए है। आवाम सैलरीड क्लास है, वो बिजनेस क्लास है, वो लोअर क्लास है, वो पाकिस्तानी आवाम है। तो मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास है उसके लिए कुछ ऐसे इक़दामात लिए जाएं। आप देखें आज भी एक बैठक हो रही है, इस मद में वुज़रा, इस मद में जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, सरकारी अफसरान हैं, उन के साथ भी कटौती होगी जो एक्सपेंसेस हैं। और आप देखें कि जो कि ये फर्स्ट फेज अभी आता है, तो इसके बाद सेकंड फेज भी आएगा, और ये जो प्राइसेस हैं ये अब वीकली मॉनिटर होंगी। पहले ये 15 दिनों में होती थी। वीकली मॉनिटर करने का मतलब यही है कि अगर तो ये इंटरनेशनली बढ़ती हैं, तो पाकिस्तान ऐसे क्या इकदामात फर्दर कर सकता है कि जिसकी वजह से मजीद लोकली या विद इन दी फोर वॉल्स ऑफ पाकिस्तान ये प्राइस आगे ना जाए। लेकिन चूंकि आप देख रहे हैं कि आज के दिन वो 108 से होता हुआ 119 को टच कर गया है पर बैरल। तो इतनी तेजी से ये डेवलपमेंट्स चल रही हैं, उतनी ही तेजी से आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा सीएम पंजाब, उन्होंने बहुत जबरदस्त इकदामात उठाए हैं। इवन जो ये कहा जाता है कि जब पेट्रोल बढ़ जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है, तो उसके साथ जो कमोडिटीज हैं वो भी बढ़ जाती हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्होंने कमेटीज बनाई हैं जो कि बाकायदा इन कमोडिटीज की प्राइस को मॉनिटर करेंगी। अगर वो सामान मंडियों से आता है रिटेल तक, तब उसकी प्राइस को मॉनिटर किया जाएगा, और फिर उस मद में जो पंजाब हुकूमत है वो सब्सिडी भी देगी। इस रमजान के महीने में मैं ये बिल्कुल मानती हूँ कि एक बोझ आ गया है पेट्रोल की शक्ल में अवाम पे, लेकिन साथ साथ आप देखें, अगर हम पंजाब को देखें, अगर हम वफाकी हुकूमत को देखें, तो ऑलरेडी उन्होंने ऐसे स्टेप्स उठाए हुए थे, जैसे कि रमजान पैकेज है, जैसे कि निगमान कार्ड है, जैसे कि अफ्तार करवाए जा रहे हैं, सस्ता बाजार है। तो अगर एक तरफ एक ऐसी सिचुएशन एकदम से क्रिएट हो गई है जो कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन पैरेलल एक ऐसा मैकेनिज्म चल रहा था कि जो आप अगेन इसको पेट्रोल बम कहिएगा कि वो आया है, तो उसके जो नुकसानात हैं उससे आवाम को बचाया जाए। अब जो 55 रुपीज इस पे राइज आया है, यहाँ पे अब बैठना नहीं है ना वफाकी हुकूमत ने, ना चारों वज़रा साहबान जो हैं, जो सही। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं। हम उम्मीद करते हैं, आज यहाँ अभी सुनने में आया कि वजीर आला जो खैबर पख्तूनख्वा है सुहेल अफरीदी साहब, उन्होंने भी इकदामात लिए हैं। जी मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने रमजान पैकेज जब अनाउंस किया तो 12,500 रुपए जो है वो अब कहाँ मिले, कैसे मिले, आई एम सो सॉरी, लेकिन वो उनको मिले जो पीटीआई से मुंसलिक हैं, जो उनके एमएनएस एमपीएस हैं, जो उनके ओहदेदारान हैं, जो उनके टिकट होल्डर्स हैं। तो हमें इस किस्म के जो इकदामात हैं उनसे गुरेज करना चाहिए, सही। उनसे बचना चाहिए। हमें इतनी शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी डालनी चाहिए कि कल अगर हम अकाउंटेबल हों, तो जिस तरह पंजाब कर रहा है, जिस तरह वफाक कर रही है,
तो बिल्कुल उसी तनाजुर में चीज़ों को लेके जाया जाए। यहाँ कोहिस्तान एक स्कैंडल हुआ जो है वो 40 अरब रुपए का। हम्म। ये बात करते हैं कि जी वहाँ पंजाब में जहाज़ ले लिया गया। पीआईए को जब प्राइवेटाइज़ किया गया, आपको 50 अरब के खसारे से बचाया गया। अब अगर आपको एक ऐसे जहाज़ पे जो कि उस सूबे की नीड हो सकती है, वो सरकार का एसेट है, किसी के घर नहीं जा रहा, किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं बन रही। देखिए, पंजाब वो सूबा है जिसका बजट सबसे ज़्यादा है। सही। पंजाब वो सूबा है जिस पे कोई कर्ज़ा नहीं है। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो इस वक़्त 775 बिलियन रुपीज़ जो है ये कर्ज़ में डूबा हुआ है। बाय 2030 अगर तो हम ये कर्ज़ वापस नहीं करते हैं तो हम 2000 से तजावज़ कर जाएँगे और उस तजावज़ का मतलब ये होगा कि ना हम कोई डेवलपमेंटल काम कर सकेंगे और ना इस काबिल रहेंगे कि ये कर्ज़ा जात वापस सही किए होगा। जाएँ। तो अगर वो 4 बिलियन रुपीस तिरा के लिए है, अगर वो 40 अरब का स्कैंडल है या वो रमज़ान पैकेज है या अभी इन्होंने जो 2200 रुपए अनाउंस किए हैं, उसका कोई मैकेनिज़्म नहीं है, कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा? 2200 रुपए। तो अगेन मैं कहूँगी कि राइट। इनको सोलराइज़ेशन के लिए वफ़ाकी हुकूमत ने 13 अरब रुपए दिए थे फाटा और ये कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं जो कि 130 फैमिलीज़ के लिए थे कि मैं 130 फैमिलीज़ को जो है सोलराइज़ेशन लगा के दूँगा। तो जनाब ये 130 फैमिलीज़ के लिए 13 जी। अरब एक्स पार्टा के लिए आपको प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिए थे, जो कि 2 साल हो गए और अब तक इसमें पॉइंट आ गया फराह खान साहिबा, PC1 वक्त भी की स्टार्ट कमी है नहीं। तो हम इख्तिताम की जानिब बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फराह खान साहिबा और बैरिस्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन कराम, इस वक्त मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल तशवीशनाक है। जंग फैलती हुई नज़र आ रही है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब भी हो चुका है और ईरान सरेंडर नहीं कर रहा। अमरीका अब इस जंग के अंदर फंसता हुआ नजर आ रहा है और यूं लग रहा है कि ईरान जंग अमरीका के गले की हड्डी बन गई है, जो ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है। इस सब में मशरिक़ वस्ता के अहम तरीन अरब ममालिक वो कहाँ पर खड़े होंगे? तेल की कीमतों के हवाले से जो एक कंसर्न है और जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुका है, वो भी एक इंतहाई आम नुक्ता है। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने, दिफाई तज्जियाकार हैं। खालिद चिश्ती साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त जंग जो जारी है और अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले भी जारी हैं, बट ऑन दी अदर हैंड ईरान एक तरफ चले अपने दिफा के हवाले से तो उस तरह से कोई काबिल जिक्र काम नहीं कर पाया, लेकिन अटैकिंग कैपेसिटी या कैपेबिलिटी जो है ईरान की, जिस तरह से ईरान यूएस बेसिस को भी निशाना बना रहा है और ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल्स जो हैं वो इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रहे हैं तल अवीव से लेकर हाइफा से लेकर मिडल ईस्ट में अमेरिका के एसेट्स पर, इसे आप किस तरह से देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया मखदूम साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, वॉर ऑब्जेक्टिव्स सारे जो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर स्टेक होल्डर्स हैं सबके डिफरेंट हैं। अमेरिका के डिफरेंट हैं, इवन इजराइल के डिफरेंट हैं। Yes. अमेरिका इजराइल के मैं पहली दफा इख्तलाफ ये देख रहा हूँ कि अमेरिका इस पर खुश नहीं है कि जो इजराइल ने कर ऑयल के उनके स्टोरेज पर हमला किया है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि ऑयल की कीमतें बढ़ जाएं, क्योंकि ऑयल की कीमतें जितना ज्यादा बढ़ेंगी सारा ब्लेम प्रेसिडेंट ट्रंप पर आएगा, क्योंकि सारा इनिशिएटिव या डिसीजन मेकिंग तो उनकी थी। और ना सिर्फ डोमेस्टिक एक उनकी जो ओपिनियन या परसेप्शन चेंज होगी, ग्लोबली एक और ज्यादा उन पर क्रिटिसिज्म शुरू हो जाएगा, वो सस्टेन नहीं कर सके। और नेतन्याहू को तो क्रिटिसिज्म की परवाह नहीं है, उसने तो आपने सामने 75,000 लोग शहीद कर दिए पिछले 2 साल में, तो वो तो ओपिनियन या परसेप्शन पे बिलीव ही नहीं करते, वो तो अपना ब्रूटैलिटी पे बिलीव करता है। एक बात, रूस और चीन की कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है। कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट इस तरीके से है कि ये चाहते हैं कि सस्टेन रहे। रूस इसलिए चाह रहा है कि ये सस्टेन होगी तो अमेरिका अपने वॉर सारी मशीनरी को मिडिल ईस्ट में ले जाएगा, जो सारी सपोर्ट यूक्रेन को कर रहा था वो नहीं देगा, जिसकी वजह से उनके लिए आसानी होगी। फिर तेल की शॉर्टेज होगी तो रूस को एक और फायदा होगा, क्योंकि रूस अब बेच रहा है तेल, कैश पर बेच रहा है, उसको जंग के लिए पैसे वैसे ही चाहिए।
तो एक डिस्टेबलाइजेशन जो ओवरऑल हुई है, रूस भी चाहता है कि ईरान इनको, अमेरिका और इजराइल को इसी खत्ते में एंगेज रखे। चीन की क्या प्रेफरेंस है? चीन 2-3 डायमेंशन से चीन की भी इंटरेस्ट है कि ये प्रोलॉन्ग हो, अमेरिका के लिए एम्बैरेसमेंट हो। जितनी ज्यादा प्रोलॉन्ग हो रही है ये, चीन एक जो ऑयल है वो इकट्ठा कर रहा है, यानी फ्यूल स्टोरेज कर रहा है ईरान, नंबर 1। ईरान से भी वो ले रहा है, वेनेजुएला से पहले ले रहा था, और इसके अलावा अब रूस से लेकर वो अपना स्टोरेज बढ़ाया जा रहा है। नंबर 2, वो चाहता है कि अमेरिकन वेपन्स डिप्लॉय हो, उनकी इकोनॉमी डिप्लीट हो। नंबर 3, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो समझता है कि जितना ज्यादा अमेरिका इस इशू के अंदर इन्वॉल्व होगा, कल को जब भी जरूरत पड़ी चीन को ताइवान के खिलाफ ऑपरेशन करना एथिकली, मॉरली, मिलिटरीली आसान होगा, क्योंकि एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगी। आप जिस तरह वेनेजुएला की पहले सेट हुई है, ईरान पर अगर एक और हो जाती है तो फिर एक हाई मॉरल ग्राउंड चीन को भी मिल जाएंगे। और ये भी वो चाहता है कि मोस्ट ऑफ द मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो मिलिट्री का हो रहा है अमेरिका का, वो उसको इतना महंगा पड़ रहा है। चीन और रूस दोनों चाहते हैं कि मिलिटरीली जब उसकी एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो इकोनॉमी भी डाउन होगी ओवरऑल। तो जब उसकी इकोनॉमी डाउन होगी तो ऑब्वियसली गेन कौन करेगा? रूस और चीन दोबारा से। और इस सब के अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रशिया और चाइना अभी ईरान की सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि अल्टीमेटली ये जंग जो है ये एक रीजनल वॉर में कन्वर्ट हो सकती है? अरब ममालिक को हिट तो किया जा रहा है, लेकिन आपको लगता है कि जवाबी कार्रवाई अरब ममालिक की तरफ से पॉसिबल है, या अरब ममालिक अफोर्ड कर सकते हैं? देखिए, कल प्रेसिडेंट ट्रंप से किसी ने पूछा कि रूस क्या मदद कर रहा है इस जंग के अंदर ईरान की, तो उन्होंने जवाब दे दिया आगे से कि दिस इज अ स्टूपिड क्वेश्चन। क्या मतलब है? ये जवाब इटसेल्फ बहुत कुछ कह रहा है। ये सवाल स्टूपिड कैसे हो सकता है कि रूस मदद कर रहा है या नहीं कर रहा? स्टूपिड इसलिए उन्होंने कहा कि वो इसका जवाब नहीं देना चाहते। वो इसलिए कि ऑब्वियसली इस वक्त बेनिफिशियरी सबसे ज्यादा, जैसे पिछले सवाल के जवाब में मैंने अर्ज किया, रूस है बहुत ज्यादा। और 1.5 तकरीबन साल लगेगा जो इन्होंने बहरीन पर जो हमला, कतर पर हमला करके जो रेडार नॉकआउट किया, अपार्ट फ्रॉम बिलियंस ऑफ डॉलर। तो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि रीजनल होगी, ये ऑलमोस्ट अनडिक्लेयर्ड रीजनल तो हो चुकी है। सिर्फ फॉर्मली अनाउंसमेंट्स रहती हैं कि किसकी किधर इंटरेस्ट है। वर्ल्ड वॉर ये होती है कि कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हो पूरी दुनिया में, सेगमेंट्स में लोग बढ़ जाएं, पॉकेट्स बन जाएं, और फिर वो फिजिकली एक दूसरे को मार। अब पॉकेट्स में बन चुके हैं, डिवाइड हो चुके हैं, ओपिनियन डिवाइडेड है, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट पहले ही डेवलप हो चुकी है सबकी। सिर्फ ये हुआ है कि सब एक दूसरे पर अभी हमला नहीं कर रहे या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अलायंस बनाकर मिलिटरीली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, लेकिन सब के सब ईरान को तो चाहते हैं कि जो डर्टी लिनन उन्होंने किसी और ने धोना था वो ईरान धो रहा है बाकियों के बिहाफ पे, अमेरिका के खिलाफ ऑब्वियसली, चीन और रूस के बिहाफ पर। बहुत सारे मुल्कों की जो इंटरेस्ट है ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि अमेरिका की जो हेजमोनिक डिजाइन है, जो माइट है, जो ईगो है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ही कहा, ये दूसरों का कसूर नहीं है, ये चीन और रूस की इंटरेस्ट ये है, और खासतौर पर जाहिर है ईरान की है, कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने नारे लगाए कि मेरा मुल्क, मेरी मिलिट्री इनविंसिबल है और इनवनरेबल है, अब ये सारी दुनिया चाहती है कि वो जिसका माइट है, जो जोम है, तकब्बुर है, वो किसी तरह खत्म किया जाए। अब हर वो मुल्क, हर वो ऑर्गेनाइजेशन जाहिर है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रही है। लास्टली मैं ये कहना चाहूंगा, जो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि मिडिल ईस्ट के जो इंटरेस्ट है, मैं दोनों साइड को बड़ा अप्रिशिएट करना चाहूंगा। देखिए, बुनियादी तौर पर जब ईरान ने हमले किए, एथिक्स मोरालिटी की बातें नहीं कर रहा मैं, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, जब हमले किए तो उसने अपनी रीच दिखा दी इन मिडिल ईस्ट मुल्कों को कि अगर आपने ये एफर्ट जनरेशन वॉर फाइटिंग में अगर कंट्रीब्यूट किया तो आप लेजिटिमेट टारगेट हैं। सबको मैसेज देने के बाद उसने ड्रोन बंद कर दिए, 10-10, 20-20 हजार के टन ड्रोन मारे उसने एयरपोर्ट्स पर, बिल्डिंग्स पर, होटल्स पर, और पूरा ट्रेड, इंडस्ट्री, एविएशन, टूरिज्म सबको स्टैंड स्टिल कर दिया। उसके बाद उसने बंद कर दिए मार रहे, उसको जरूरत ही नहीं थी। एक वेरी सेंसिबल मूव, जिसको अमेरिकी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि 85% या 75% ड्रोन कम हो गए हैं, तो ड्रोन तो उसने मारने नहीं थे, एक बार। फिर दूसरा बहुत अच्छी मूव ईरान की तरफ से हुई, जो उन्होंने माफी मांग ली कि हम आपको नहीं कुछ कहेंगे अगर आप ये करेंगे। दिस इज अ वेरी स्मार्ट मूव मखदूम साहब। वो इसलिए कि जाहिर है वो क्यों अपने एनिमीज बढ़ाए। एक बार जब उसने मैसेज दे दिया, एक खौफ क्रिएट कर दिया, अपना रिजॉल्व दे दिया, अपनी कैपेबिलिटी बता दी कि मैं 10,000 का मारूंगा एक ड्रोन, आप $4 मिलियन के मेरे पे पैट्रियट मारेंगे। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के वैसे नहीं कहा, उसने कहा जब से जंग शुरू हुई है मैंने 200 पैट्रियट मांगे थे, मुझे नहीं दिए गए, और इन 8 दिनों में अमेरिका 2000 पैट्रियट फायर कर चुका है। तो दिस स्पीक्स सो मच कि देखें जो इतना उधर केयरफुल थे। रूस की एक और भी इंटरेस्ट है जो कॉन्फ्लिक्टिंग, जो मैं पहले सवाल के जवाब में अर्ज कर, रूस चाहता है कि जितना असला मेरी तरफ भेजा जाना था ज़ेलेंस्की को और यूक्रेन को, वो आप मिडिल ईस्ट उठाकर ले जाएं। अब आपको रिग्रेट हो रहा होगा कि जो पहले दिया वो भी क्यों दिया था। जी। तो
रूस के लिए सारी आसानियां पैदा हो रही हैं, एक उसको ऑयल से रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है, वो भी कैश, उसकी वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, वेपन्स उस एरिया से कम हो जाएंगे, डिल्यूट होकर मिडिल ईस्ट में आ जाएंगे, उसके लिए फायदामंद है, उसकी मिथ टूट रही है अमेरिका की, उसको फायदा है, तो तेल उसके पास पहले ही है ज्यादा, उसको तो डिपेंडेंसी है ही नहीं किसी के पास। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये भी हुई कि ट्रंप ने स्टेटमेंट जारी की कि जो भी ईरान का सुप्रीम लीडर आएगा, अगर वो हमारी मर्जी के बगैर आया और हमारी अप्रूवल ना हुई तो वो ज़्यादा देर तक नहीं रह सकेगा। नेतन्याहू ये स्टेटमेंट्स दे रहा है कि जो भी नया सुप्रीम लीडर आया उसे हम एलिमिनेट कर देंगे, हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। आप किस तरह से देखते हैं, इसमें मैसेजिंग क्या है ईरान की तरफ से जो मुज्तबा खामनाई को सुप्रीम लीडर मुंतखब किया गया है, इससे अमरीका को और इसराइल को क्या मैसेज दिया गया और वो इस पर अब किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए नजर आएंगे? कल सोशल मीडिया पे एक लाइटर पोस्ट मैंने देखी थी, और उसको लाइटर से शुरू करते हैं फिर सीरियस बात करते हैं। और किसी ने ये पोस्ट किया हुआ था कि वो प्रेसिडेंट जो दुनिया का सबसे ताकतवर है, न्यूयॉर्क का मेयर तो अपनी मर्जी का लगवा नहीं सका। तो आयतुल्ला साहब को पहले शहीद किया, फिर वो समझते मेरी मर्जी का यहाँ लगेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ईरान ने बहुत जबरदस्त सिग्नलिंग एक और की है। देखिए ईरान ने, मैं क्विकली 3 डायमेंशंस को कवर करके फिर मैं इस सवाल की जवाब दे। देखिए ईरान ने करना क्या है, ईरान इन सारे मुल्कों पे एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज कर रहा है, 1। दूसरा, उसने करना है सर्वाइव करना है, अपने वेपन्स को और आर्सेनल को बचा के रखना है। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इकोनॉमिकल जंग लड़नी है जो वो लड़ रहा है। तो यही तो तकलीफ देगी अमेरिका को कि हम पैट्रियट मारते हैं 4 मिलियन का, उधर से 10,000 का ड्रोन आता है डॉलर का। तो आई थिंक ईरान ने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी की है कि इकोनॉमाइज भी किया हुआ है, सस्टेन भी किया हुआ है और अपना रिजॉल्व और रीच भी पहुंचा दिया। अब आते हैं जो नई सिलेक्शन हुई है सुप्रीम लीडर की, उनकी वो भी एक अच्छी मूव है। अच्छी मूव इस सेंस में है कि उन्होंने, अगर ये कोई कॉम्प्रोमाइज जिसपे अमेरिका खुश हो जाता तो एक मैसेज जाता कि हम तो आपके साथ किसी तरह पैचअप करना चाह रहे हैं, उन्होंने उतना ही स्टाउंच ऑपोजिशन ऑब्वियसली फिर खड़ी कर दी है। इससे उनकी रेजिलियंस शो होती है, उसकी डिनायल शो होती है उनकी, और ऑब्वियसली सबसे ज्यादा, जैसे मैंने कहा, कि उनकी सस्टेनेबिलिटी शो होती है कि हम अभी भी आपके साथ लड़ने को तैयार हैं और कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। एग्जैक्टली अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तान जो है अब वो बड़ा केयरफुली नेविगेट कर रहा है और बड़े बेहतरीन अंदाज में अपनी फॉरेन पॉलिसी को पाकिस्तान लेकर चल रहा है दोनों सूरतों में, क्योंकि हमारे एक तरफ ईरान है, एक तरफ मिडल ईस्ट भी है, मशरक़ वस्ता के हमारे दोस्त बरादर इस्लामी ममालिक भी हैं। पाकिस्तान के लिए बेशक एक चैलेंजिंग सिचुएशन तो है, लेकिन आप किस तरह से देखते हैं कि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान इस चैलेंजिंग सिचुएशन में जिस तरह से नेविगेट कर रहा है, ये वैसे मास्टर क्लास ऑफ डिप्लोमेसी है? जी देखिए, पाकिस्तान की पोजीशन मखदूम साहब जो है वो एक तरफ सेंसिटिव है और एक तरफ एडवांटेजेस है। सेंसिटिव इसलिए है कि हमारे ईस्टर्न बॉर्डर से हम अभी 1 साल भी नहीं हुआ फारिग हुए थे, फिर अफगानिस्तान का शुरू हो गया कॉन्फ्लिक्ट, वो भी हमारा किया हुआ नहीं था। तीसरे बॉर्डर पर हम चाहेंगे ही नहीं कि ऐसी गवर्नमेंट आ जाए या ऐसी डिस्टेबलाइजेशन रहे या अनफॉर्चुनेट अनईजी हालात हो जाए हमारे एक और बॉर्डर पर, जो जाहिर है इतना बड़ा बॉर्डर है। ये हमारी सेंसिटिविटी है कि थर्ड बॉर्डर को नहीं करना चाहिए। एक हमारी एडवांटेज पोजीशन भी है। एडवांटेज पोजीशन ये है कि देखिए ईरान जैसा मुल्क जिसको बहुत ज्यादा अपोजिशन का सामना हो रहा है ग्लोबली, इंक्लूडिंग मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, पाकिस्तान की अभी भी बहुत रेलेवेंस है ईरान के साथ, कोलैबोरेशन के सेंस में कह रहा हूँ, गुडविल के सेंस में कह रहा हूँ, ट्रस्ट के सेंस में कह रहा हूँ। ईरान के साथ एक तरफ है और दूसरी तरफ सऊदी अरब के साथ हमारा डिफेंस पैकेज है, तो उधर भी हमारा कंफर्टेबल बहुत ज्यादा है। तो हम शायद एक यूनिकली प्लेस्ड एडवांटेजेस पोजीशन में है दुनिया के बाकी मुल्कों की निस्बत के टेक ऑन करें। जो हमारे अभी फील्ड मार्शल का विजिट हुआ है, पॉसिबली डिटेल्स तो मेरे पास नहीं है, बट आई कैन से कि हमारा एक कंफर्ट लेवल क्योंकि दोनों मुल्कों से ज्यादा है, तो हम शायद बेहतर पोजीशन में है कि ऐसा एक कॉमन ग्राउंड तक या कॉमन एक बॉन्ड पे ले आए जहां पे एक दूसरे को एम्बैरस ना करे, एक दूसरे के लिए अनईजी ना करे। इंडिया ने देखे ना कितनी जल्दी अपनी पोजीशन लूज की है। इंडिया ने इतनी जल्दी साइड ली है कि दुनिया हैरान है। सारे कमेंटेटर, कल मैं एक कनाडा के चैनल को इंटरव्यू दे रहा था और जो होस्ट थे वो इंडियन सिख थे, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि ये इंडियन आपका चैनल, आपका क्या लग रहा है इनको, आपकी स्ट्रैटेजी? तो मैंने कहा मैं तो ये पहचान ही रहा कि ये वो इंडिया है जिसने सदाम हुसैन के टाइम पे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब वजीर आजम थे, उन्होंने डिनाई किया था कि हम फौजें नहीं भेजेंगे ईरान में 2003 में, जब अमेरिका ने नेटो की मदद से यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन पास कराकर हमला करने का सोचा था, तो वाजपेयी साहब ने कहा था कि हम नहीं भेजेंगे क्योंकि ये अनएथिकल जंग है। उससे भी पीछे चले जाते हैं, 1954 से लेकर 1975 तक जो वियतनाम की जंग हुई, अमेरिका ने बहुत जोर लगाया मिसेस इंदिरा गांधी को, प्राइम मिनिस्टर देन ऑफ इंडिया, कि आप फौजें भेजें। इंदिरा गांधी ने नहीं भेजी।
तो मैंने उससे कहा, उस जर्नलिस्ट से मैंने कहा जी मैं तो उस इंडिया को जानता हूं, मैं तो उस इंडिया को जानता हूं जिसने 78 साल से फलस्तीन की कॉज का सबसे ज्यादा लीडिंग रोल सो कॉल्ड वो क्लेम करते थे। यासिर अरफात से सबसे ज्यादा करीबी ताल्लुकात इंडियन गवर्नमेंट के होते थे उस वक्त। तो ये कौन सा इंडिया है जिसने बहरी जहाज तबाह करवा दिया अपने पानी से निकालते ही, और कल वो कह रहे हैं कि जी ये तो हमारे जिम्मे में नहीं आता। जब आपका मेहमान है, जब निकल रहा है, तो पहले तो या आप रूट परमिशन और क्लियरेंस लेके दें, या एस्कॉर्ट करें, या अपने पास उसको मेहमान रखें उतने दिन तक जब तक जंग खत्म नहीं होती, बजाय 150-200 लोगों को खतरे में डालना उसकी जिंदगी को। अन्य और इंडिया ने तो इस सब के अंदर बड़ा बैक स्टैब ही किया है ईरान को, और ईरान को शायद इस वॉर में कुछ लेसन्स, क्योंकि एक कॉपरेशन, इकोनॉमिक कॉपरेशन भी चल रही थी। एंड पे मैं आपके शॉर्ट कमेंट ज़रूर लूँगा जो अफ़गानिस्तान में ऑपरेशन ग़ज़ब अल हक़ पाकिस्तान का जारी है इसके हवाले से, और तालिबानी रजीम की जो हठधर्मी है वो तो इस वक्त ख़त्म होती हुई नज़र आ नहीं रही, और पाकिस्तान को अब ये भी इत्तलात आ रही हैं कि मुज़ाकरात का कहा जा रहा है कि सीज़ फायर करें और मुज़ाकरात, लेकिन पाकिस्तान ने पहले भी देख लिया, तो अब अगर मुज़ाकरात करने भी हैं तो आई गेस साथ साथ ऑपरेशन जारी रहना चाहिए। मैं तो पूरी तरह इत्तेफाक करूंगा आपकी बात से। देखिए, पहली दफा हमने सीज फायर किया था जी, और बड़ी एडवांटेजेस पोजीशन से किया था, और मैं मादरत अगर रिपीट कर रहा हूं, मैं अक्सर चैनल पे ही बात करता हूं कि जब आप इस तरह की स्ट्राइक करते हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, तो आप टाइम आउट नहीं देते, आप ब्रीदिंग स्पेस नहीं देते। जी, क्यों नहीं देते? क्योंकि वो हाइडिंग में चले जाते हैं, वो रीलोकेट कर लेते हैं, वो टैक्टिक्स बदल लेते हैं, वो कैमोफ्लाज कर लेते हैं, वो टारगेटिंग स्ट्रेटजी बदल लेते हैं। सारे एडवांटेजेस उनको आप दे देते हैं अगर आप प्री मैच्योर सीज फायर करें। लेकिन हमने अपने दोस्तों के कहने पर, कतर, तुर्की और बहुत सारे और दोस्तों के कहने पर सीज फायर किया। और मैं एक और जुमला बोलता हूं जो मैं अक्सर बोलता हूं, मैं कहता हूं आपकी जो होती है ना पोजीशन या पावर टू हर्ट, वही आपकी पावर टू बार्गेन होती है मखदूम साहब। पावर टू हर्ट जितनी ज्यादा होगी, पावर टू बार्गेन आपको उतनी अच्छी मिलेगी। हमारी पावर टू हर्ट ज्यादा थी अफगानिस्तान की निस्बत उस वक्त भी, हमने फिर भी सीज फायर किया। इसकी वजह से हमने पावर टू नेगोशिएट या पावर टू बार्गेन कॉम्प्रोमाइज हो गई हमारी। इसी वजह से वो जल्दी राह रास्त पर नहीं आया, आपने देखा अक्टूबर में, क्योंकि उन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया या अंडर एस्टिमेट किया कि शायद हमारी कैपेबिलिटी नहीं है। और अब जो हम कर रहे हैं, हम वही रिजॉल्व दिखा रहे हैं। मैं फुल्ली इत्तेफाक करता हूं कि मेजरेबल, टेंजिबल, ऑन ग्राउंड चीजें नजर आनी चाहिए डॉक्यूमेंट की शक्ल में कि ये करेगा विद एब्सोल्यूट गारंटीज, तो फिर हमें पुल आउट करना चाहिए। हाफ बेक तो फिर वही जाएगा कि शायद एक न्यू नॉर्मल समझेंगे कि कुछ अरसे बाद हम दोबारा से इस तरह के हिट ले लेंगे। हम रोजाना शायद करना ही नहीं चाहेंगे। एग्जैक्टली, वेरीफाइबल एक्शन जो है वो बड़ा ज़रूरी है। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन इकराम के साथ मखदूम साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।